Myself Anil Kaur. I am going to teach political science, the first chapter, the Cold War era of world politics. There are 5 points of this lesson. These are very important. First topic is what is Cold War. Second topic is the emergence of two power blocs. The third point, ideological difference. The fourth point, Cuban Missile Crisis. The fifth point, why smaller states are helpful for the superpowers. The sixth point, new international economic order. The seventh point is name movement. Yes, now I am going to teach this lesson. The first point is what is Cold War. The diplomatic, indirect, ideological war between two centers or two groups is called Cold War. जब दो कंट्रीज के बीच में इनडायरेक्ट वॉर होता है, आइडियोलॉजिकल वॉर होता है या डिप्लोमेटिक वॉर होता है तो उसे कोल्ड वॉर बोला जाता है। द कोल्ड वॉर वाज स्टार्टेड इन 1945 बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। ये जो कोल्ड वॉर है ये यूएसए और यूएसएसआर के बीच में 1945 में स्टार्ट हुआ और 1991 तक ये चला। इसके स्टार्ट होने के रीजन क्या थे, क्यों यूएसए और यूएसएसआर के बीच में ये कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आपको पता होगा कि 1939 टू 1945 दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। जब सेकेंड वॉर चल रहा था तो उस समय यूएसएसआर ने जर्मनी की आर्मी को हराया था और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। लेकिन अमेरिका ये चाहता था कि उसको इस वॉर का क्रेडिट मिले, तो अमेरिका ने 1945 में जापान के ऊपर एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया, 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिए और उसके वजह से सारा क्रेडिट अमेरिका को मिला और उसके बाद में रूस पिछड़ता चला गया। और इस न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने से अमेरिका की दुनिया के अंदर एक सुप्रीमेसी स्टैब्लिश हो गई और उसी दिन से अमेरिका और यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसे हम सोवियत रूस भी बोलते हैं, सोवियत संघ भी बोलते हैं, उन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। और कोल्ड वॉर स्टार्ट होने के बाद में क्या क्या रिजल्ट हुआ वो हम इसमें रीड करेंगे। द इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स, मोस्ट कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप साइडेड विद द यूएस एंड दोज ऑफ ईस्टर्न यूरोप जॉइंड द सोवियत कैंप। दिस इज व्हाई these are called the Western and the Eastern Alliance. The Western Alliance was formalized into an organization, the North Atlantic Treaty Organization (NATO), which came into existence in April 1949. It was an association of 12 states which declared that armed attack on any one of them in Europe or North America would be regarded as an attack on all of them. अमेरिका ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था नाटो। ये बना अप्रैल 1949 में, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके 12 मेंबर्स थे शुरू के अंदर और उनका एक एम था, ये अमेरिका का एक ग्रुप था, ये रूस को काउंटर करने के लिए बनाया था इन्होंने। तो इसका मतलब ये था कि 12 मेंबर्स में से अगर किसी एक के ऊपर भी अटैक किया तो वो 12 के ऊपर अटैक माना जाएगा और सारे कंट्रीज मिलके उस कंट्री के ऊपर अटैक कर देंगे। ऐसा ही एक अलायंस रूस ने भी बनाया, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। रूस ने एक वार्सा पैक्ट करके एक बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ठीक है, और वो भी अमेरिका से लड़ने के लिए। द ईस्टर्न अलायंस नोन एज द वार्सा पैक्ट was led by Soviet Union. It was created in 1955 and its principal function was to counter NATO forces in Europe. 1955 में रूस ने ये अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया वार्सा पैक्ट और ये अमेरिका को काउंटर करने के लिए। जब ये कोल्ड वॉर चल रहा था तो उसके बहुत बड़े रीजन भी थे। एकदम से दोनों कंट्रीज के बीच में, रूस और अमेरिका के बीच में सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब के वजह से दुश्मनी नहीं थी, बल्कि और भी कई रीजन थे जिसके वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में एक राइवलरी थी। उसमें था आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। यस, द वेस्टर्न अलायंस हेडेड बाय यूएस रिप्रेजेंटेड द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल एंड डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, while the Eastern Alliance headed by Soviet Union was committed to the ideology of socialism and communism. अमेरिका जो था वो कैपिटलिस्ट और डेमोक्रेटिक थ्योरी के अंदर बिलीव करता था और रूस जो है वो सोशलिज्म और कम्युनिज्म में बिलीव करता था। इस तरह से दोनों कंट्रीज के बीच में एक राइवलरी चलती रही और दोनों कंट्रीज एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आर्म्स रेस में इन्वॉल्व हो गए। आर्म्स रेस मतलब आर्म्स बनाना। दोनों कंट्रीज ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए, न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाई और दुनिया एक बार फिर से थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ने लगी। अमेरिका ने
के साथ कंपटीशन करते हुए यूएसएसआर ने सबसे पहले सैटेलाइट बनाया जिसका नाम स्पुतनिक था, और फिर उसके बाद में अमेरिका ने भी एक सैटेलाइट बनाया जिसमें ह्यूमन प्रेजेंस थी, और वो चंद्रमा पे सबसे पहले उतरा, ये आपको पता है। इसके बाद में हम रीड करेंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था? 1962 में यूएसएसआर ने अमेरिका के एकदम नेबरिंग कंट्री था, एकदम पास में एक देश था क्यूबा, उसके अंदर उसने न्यूक्लियर मिसाइल्स लगा दी, और बिल्कुल क्लोज एकदम अमेरिका के पास में मिसाइल्स लगने से अमेरिका एकदम सकते में आ गया, और अमेरिका ने भी अपने वॉरशिप्स लगा दिए क्यूबा को घेरने के लिए। तो ये नाटक कई दिनों तक ड्रामा चलता रहा, और दुनिया को लगा कि शायद इस क्यूबा की वजह से अमेरिका और रूस के बीच में वापस थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा। उस समय जो क्यूबा के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था फिडेल कास्ट्रो, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, और यूएसएसआर के लीडर थे निकिता क्रुश्चेव। इस तरह से ये चलता रहा, लेकिन कुछ वीक के बाद में दोनों कंट्रीज ने वापस पहले वाली स्थिति बना ली, और अमेरिका ने अपने शिप्स को वापस बुला लिया, और यूएसएसआर ने न्यूक्लियर मिसाइल्स क्यूबा से हटा लिए। तो इस तरह से ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे लॉजिक ऑफ डिटरेंस। बोथ द कंट्रीज वर कैपेबल टू डिस्ट्रॉय ईच अदर, सो दे आल्सो मेंटेन बैलेंस सो मेनी टाइम। दिस इज कॉल्ड लॉजिक ऑफ डिटरेंस। लॉजिक ऑफ डिटरेंस भी पढ़ेंगे। दोनों कंट्रीज अच्छी तरह जानते थे कि दोनों कंट्री वेपन वाले कंट्री है, दोनों के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब है, और दोनों कंट्री से एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों वॉर से भी बचते रहे। बस वो ये चाहते थे कि दुनिया में उनकी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश हो, बाकी डायरेक्ट लड़ना कोई सा भी देश नहीं चाहता था, ना अमेरिका चाहता था ना यूएसएसआर। व्हाई स्मॉलर कंट्रीज आर हेल्पफुल फॉर द सुपर पावर्स। अब छोटे छोटे जो देश उनका क्या इंपॉर्टेंस था? अब दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि या तो आपको अमेरिका ज्वाइन करना पड़ेगा या यूएसएसआर ज्वाइन करना पड़ेगा। तो बहुत से देशों ने अमेरिका को ज्वाइन किया, बहुत से कंट्रीज ने यूएसएसआर को ज्वाइन किया। उनका बड़ा इंपॉर्टेंस था, वही हम पढ़ेंगे। व्हाई स्मॉलर स्टेट्स आर हेल्पफुल फॉर द सुपर पावर। फर्स्ट, वाइटल रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड मिनरल्स। ऑयल और मिनरल्स की वजह से भी कई कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट थे अमेरिका रूस के लिए। टेरिटरी फ्रॉम वेयर द सुपर पावर कुड लॉन्च देयर वेपन्स एंड ट्रूप्स। ये जो स्मॉलर कंट्रीज थे इनका इंपॉर्टेंट इसलिए भी था कि यहाँ पे अमेरिका और इन सब ने अपने आर्मी कैंप बना रखे थे, जहाँ से दुश्मन के ऊपर बहुत इजीली हमला किया जा सके। इस तरह से दुनिया तीन पार्ट में बढ़ गई। एक तो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड जिसका लीडर अमेरिका था, दूसरा कम्युनिस्ट वर्ल्ड जिसका लीडर यूएसएसआर था, और थर्ड था नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी ने मूवमेंट। हम उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। ने मूवमेंट क्या था? बहुत से कंट्रीज जो 1945 के बाद में आजाद हुए थे उनमें से बहुत से देशों ने अमेरिका के ग्रुप को ज्वाइन किया, बहुत से कंट्रीज ने यूएसएसआर के ग्रुप को ज्वाइन किया, लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज थे जिन्होंने किसी को ज्वाइन नहीं किया, और उन्होंने एक नया मूवमेंट स्टार्ट किया, उसका नाम था नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। उन कंट्रीज ने किसी को भी ज्वाइन नहीं किया, और उन कंट्रीज ने अपना एक अलग एक मूवमेंट बनाया, और उन कंट्रीज के फाउंडर कंट्रीज के नेम मैं आपको नाम बता देता हूँ। यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, इंडिया से जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट से गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया से सुकर्णो, और घाना से वामे एनक्रूमा। इन सब ने मिलकर एक डिसाइड किया कि हमको किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना है, और दुनिया में पीस के लिए काम करना है, और दोनों कंट्रीज से यूएसएसआर और अमेरिका दोनों से एक दूरी बना के रखनी है। सबसे पहले ये जो ने मूवमेंट था उसका समिट हुआ 1961 में बेलग्रेड में, और उसके बाद में इसका 14 समिट हुआ 2006 में, और उसके 116 मेंबर्स बन चुके थे। जब शुरू में नई मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उसके ओनली 25 मेंबर्स थे, और बाद में ये धीरे धीरे 116 मेंबर्स बन गए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्या है? बहुत से कंट्रीज, मैंने जैसे अभी आपको बताया, बहुत से ऐसे कंट्रीज जिन्होंने किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, न तो अमेरिका को ज्वाइन किया ना ही यूएसएसआर को ज्वाइन किया। वो कंट्री नए नए ऐसे कंट्रीज थे जो ब्रिटेन से आजाद हुए थे 40s के एरा के अंदर, जिसमें इंडिया भी था और पाकिस्तान भी था। लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका के ग्रुप को ज्वाइन किया, इंडिया ने किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया। तो ये जो कंट्रीज जो थे ये नेम कंट्रीज थे जो नॉन अलाइंड मूवमेंट को बिलीव करते थे। इन कंट्रीज को लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज भी बोला जाता है, यानी बहुत डेवलपिंग या बहुत बैकवर्ड कंट्रीज थे।
इनके सामने सबसे बड़ी चैलेंज थी अपने कंट्री की इकोनॉमी को, डेमोक्रेसी को बचाना और अपने आप को मजबूत करना। ये कंट्रीज जो थे एलडीसी कंट्री, ये किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करना नहीं चाहते थे, क्योंकि जानते थे इसकी बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया, क्योंकि सब दुनिया ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नतीजे अच्छी तरह देख लिए थे। The United Nations Conference on Trade and Development brought out a report in 1979 towards a new trade policy for development. The report proposed a reform to global trading system so as to first give the LDC control over their natural resources exported by the developed Western countries. Second point, obtain Western markets so that the LDCs could sell their product and therefore make trade more beneficial for the poor countries. Reduce the cost of technology from the Western countries. Provide the LDCs with a greater role in international economic institutions. अभी जो LDCs countries थे इनको कुछ राइट्स दिए यूएनओ ने 1972 में एक रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट का नाम था न्यू ट्रेड पॉलिसी। और इसमें जो वीकर कंट्रीज थे, एलडीसी कंट्रीज जिन्होंने किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया था, उन कंट्रीज के लिए एक बहुत बड़ी पॉलिसी बनाई। फर्स्ट, एलडीसी कंट्रीज के जो रिसोर्सेज हैं वो कोई भी पावरफुल कंट्री उसका यूज नहीं करेगा, नहीं उनको प्रेशर डालेगा, जैसे ऑयल और अदर मिनरल्स जो कंट्रीज के अंदर है वो सुपर पावर्स इनके जो जितने भी इनके जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं करेंगे। दूसरा, ये जो पुअर कंट्रीज हैं उनको भी मौका मिलेगा कि यूरोप और अमेरिका के मार्केट में अपने माल को बेचने के लिए, ताकि ये भी प्रोग्रेस कर सके और अपनी इकोनॉमिक्स को मजबूत कर सके। साथ में जो सुपर पावर कंट्रीज थे, ये जो यूरोपियन कंट्रीज थे, उनको भी यूएनओ ने ये एडवाइस दिया कि जो पुअर कंट्रीज हैं उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाए और बहुत सस्ती कीमत पे ट्रांसफर की जाए, जिससे ये अपनी फैक्ट्रीज में बहुत अच्छे मशीनें बना सकें और अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सकें। तो इस तरह से एलडीसी कंट्रीज को भी बहुत बड़ा इंपोर्टेंस दिया गया। ठीक है, अब है इंडिया का रोल। कोल्ड वॉर में इंडिया का क्या रोल था, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इंडिया ने कोल्ड वॉर के बीच में एक अपनी अलग ही जगह बनाई। हमारे जो नेहरू जी थे उन्होंने पॉलिसी बनाई गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इट मींस नॉन अलाइंड मूवमेंट। हमें किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना है, अपने आप को मजबूत बनाना है, क्योंकि किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करने का मतलब ये था कि अगर बाय चांस थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया तो उनके बीच में हमको पिसना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं किया, पाकिस्तान ने नाटो अमेरिका ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और उससे हथियार उसको मिलते रहे। लेकिन इंडिया की जो पॉलिसी थी नए मूवमेंट, क्या वो सक्सेसफुल थी, क्या उसके बेनिफिट इंडिया को मिले, इसके ऊपर हम एक अच्छा खासा डिबेट करेंगे बुक में और बड़ा डिटेल के अंदर उसमें लिखा हुआ है। इंडिया की जो पॉलिसी थी उसका कोई प्रिंसिपल नहीं था। हमको नए मूवमेंट में शामिल होने के बाद में कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि एक तरफ तो इंडिया बोल रहा था कि हमने यूएसएसआर और यूएसए को ज्वाइन, किसी को भी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया। दूसरी तरफ 1971 के वॉर के पहले इंडिया और यूएसएसआर के बीच में 20 इयर्स ट्रीटी हुई थी। इस ट्रीटी होने से पूरी दुनिया को पता चल गया कि इंडिया यूएसएसआर का इनडायरेक्टली उसका मेंबर है। और ऊपर से इंडिया ने बड़े वेपन्स खरीदे यूएसएसआर के साथ में, जिनके नाम आपने सुने होंगे, फाइटर प्लेन्स के नाम, जैसे MiG-21, MiG-27, MiG-29, IL-72 और साथ में बहुत सारे टैंक्स भी। तो इस तरह से दुनिया भारत के ऊपर शक करने लगी कि एक तरफ तो इंडिया बोल रहा है कि हम किसी भी कंट्री के मेंबर नहीं है, हम नए मूवमेंट को मानते हैं, और दूसरी तरफ इंडिया यूएसएसआर से वेपन्स भी खरीद रहा था। तो ये कुल मिला के हमारे नए मूवमेंट की जो पॉलिसी है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग गया। बाकी ये बहुत इजी लेसन है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बोल देता हूँ, आप लिख सकते हैं। व्हाट इज कोल्ड वॉर? जैसा कि मैंने आपको बताया था ये इनडायरेक्ट डिप्लोमेटिक वॉर है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑफ कोल्ड वॉर। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय क्यूबन मिसाइल क्राइसिस? ये भी आपको मैंने आपको समझाया था, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ने मूवमेंट इन कोल्ड वॉर, ये थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ, राइट शॉर्ट नोट ऑन न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये फोर्थ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। बाकी जब हम लेसन आप क्लास में पढ़ाएंगे तो डिटेल में इन क्वेश्चन आपको समझाएंगे। थैंक्स।